हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बायो अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। ये टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन का ही एक पार्ट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्डियक साइकिल समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक पता होना चाहिए जिसका नाम है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अगर हम देखें, इतना तो हम सबको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या है? मायो मतलब क्या होता है? मायो इंडिकेट करता है मसल, कि हम मसल की बात कर रहे हैं। और जेनिक मतलब ओरिजिनेशन जहां से हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये वर्ड क्या बताता है कि जो हार्ट के मसल होते हैं, कौन से होते हैं हार्ट के मसल? कार्डियक मसल। ठीक है, तो हार्ट के जो मसल होते हैं दे इटसेल्फ जनरेट इम्पल्स। वो खुद से इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, उनको ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे समझने के लिए और इम्पल्स भेजने के लिए। वो खुद से इम्पल्स जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ये एबिलिटी इनके पास आती कैसे है? बिकॉज दे कंटेन या फिर हार्ट कंटेन नोडल टिश्यू। हार्ट के पास नोडल टिश्यू होते हैं और ये जो नोडल टिश्यू होते हैं इनकी एबिलिटी होती है ऑटो एक्साइटेबिलिटी। यानी कि ये जो नोडल टिश्यू हैं ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या हुआ? ऑटो मतलब सेल्फ, एक्साइट होने का मतलब कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्साइट कहते हैं, जैसे हमने न्यूरॉन में देखा है कि एक्साइटेशन होती है, इसका मतलब इंपल्स जनरेट होती है। सेम इन्हीं में क्या होगा कि दे कैन जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स। ठीक है, खुद से ये इम्पल्स बना भी सकते हैं, ठीक है, और कंडक्ट भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? अब हमारे हार्ट में 4 टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम देखें, हम यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने हार्ट का डायग्राम बना लिया। अगर हम देखें तो हार्ट के ये बना दिए 2 एट्रिया, ये बना दिए 2 वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, हार्ट जो फर्स्ट नोडल टिश्यू होता है, जो फर्स्ट नोडल टिश्यू होता है वो हार्ट के राइट एट्रिया। ये कौन सा वाला एट्रिया है? राइट एट्रिया। राइट एट्रिया के टॉप राइट कॉर्नर में, राइट एट्रिया के सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है और उसका नाम होता है साइनो एट्रियल नोड, शॉर्ट में एसए नोड। क्या नाम होता है? साइनो एट्रियल नोड। अब ये जो साइनो एट्रियल नोड होता है इसको बोला जाता है पेसमेकर। आप लोगों ने सुना होगा जब किसी डॉक्टर से कि पेसमेकर खराब हो गया है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि वो ये वाला हिस्सा खराब होता है। अब ये होता क्या है, पेसमेकर का मतलब क्या है यहाँ पर वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर राइट एट्रिया में ही नीचे की साइड, यानी एट्रिया और वेंट्रिकुलर, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है एक और नोड जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों पड़ा? क्योंकि वो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के सेप्टम के पास है। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है राइट एट्रिया के। क्या इतनी बात समझ आई? अब इसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से निकलते हैं कुछ बंडल, इस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं बंडल की फॉर्म में। बंडल मतलब गुच्छे की फॉर्म में। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया एवी बंडल। क्या बोल दिया? एवी बंडल। क्यों बोल दिया? क्योंकि ये एवी नोड से निकली हैं। अब ये जो एवी बंडल है ये फर्दर आगे डिवाइड कर जाती है राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। तो मैं यहां लिख दूं ये क्या हुई? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच।
अब ये जो बंडल था, इन्होंने आगे ब्रांचेस बना ली, एक राइट साइड पे चले गई, एक लेफ्ट साइड पे चला गया, इसलिए इसको बोल दिया राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। एवी बंडल और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच दोनों को मिलाकर बोला जाता है बंडल ऑफ हिज। क्या बोला जाता है? बंडल ऑफ हिज। हिज और हर वाला नहीं है ये, हिज एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ये फर्दर आगे फैल जाती हैं, वेंट्रिकल्स में फैल जाती हैं। तो ये इस तरह से फैल गई और इनको बोला जाता है परकिंजे फाइबर। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप के नोडल टिश्यू देखे, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, टोटल मिला के, और परकिंजे फाइबर। ये जो हमेशा याद रखना है, जो चारों के चारों नोडल टिश्यू हैं, ईच ऑफ देम, इनके पास एबिलिटी होती है ऑटो एक्साइटेशन की, ठीक है। इनके पास एबिलिटी होती है ऑटो एक्साइट होने की, यानी कि हर एक जो है इंपल्स जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। एसए नोड भी इंपल्स जनरेट कर सकता है, एवी भी, बंडल ऑफ हिज भी, परकिंजे फाइबर भी। पर सिर्फ हम ये क्यों बोलते हैं कि एसए नोड ही जनरेट करता है, ठीक है, इसको पेस मेकर बोला गया है ना। हम ये क्यों बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो कि एसए नोड ही इंपल्स जनरेट करता है, तो इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात, एवी नोड को पेस सेटर भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हम ऐसे नोड को ही पेस मेकर क्यों बोलते हैं, और ऐसे नोड ही क्यों मेन इंपल्स जनरेट करता है। तो मान लो ये ट्रेन के डब्बे हैं 4, ट्रेन के खाने डब्बे जो समझ लो, ठीक है। जो पहला डब्बा है उसका नाम है एसए, दूसरा डब्बा है, लेट्स अज्यूम उसका नाम है एवी, तीसरे का है बंडल ऑफ हिस, बी एच लिख रही हूं, और लास्ट वाले का है परकिंजे फाइबर, ठीक है। हर एक डब्बे के पास अपना इंजन प्रेजेंट है, ये मैंने इंजन बना दिया, यानी कि हर एक डब्बा जो है इंडिविजुअली अगर हम देखें तो वो आगे मूव कर सकता है क्योंकि उसके पास खुद का इंजन प्रेजेंट है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो एसए वाला है वो मान लो कि 72 की स्पीड से भागता है, जब वो काम करता है तो 72 की स्पीड से करता है, वहीं पे एवी वाला 45 की स्पीड से, और बंडल ऑफ हिज वाला 30 की स्पीड से। पर किंजे फाइबर 17 की स्पीड से भागता है, ठीक है। तो अब मान लो कि एसए वाला यहाँ भागा और सारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ में परकिंजे फाइबर वाला दूसरी साइड भागा, तो किसकी डायरेक्शन में जाएगी ट्रेन? ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो सेम ये चीज ह्यूमन हार्ट पे लगाते हैं। चारों के चारों जो हैं इनके पास एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर क्योंकि एसए नोड इंपल्स जनरेट करता है 1 मिनट में 72 टाइम्स, 72 पर मिनट की एबिलिटी रखता है एसए नोड, ठीक है। वहीं पे एवी नोड उससे कम, 1 मिनट में 45 बार इंपल्स जनरेट कर सकता है, वहीं पे बंडल ऑफ हिज 30 और परकिंजे फाइबर 17 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि जब एसए नोड ने एक इंपल्स जनरेट करके उसको कंडक्ट करना शुरू किया, ठीक है, तो जितने में ये इंपल्स फैली और जितने में एवी नोड ने अपनी इंपल्स जनरेट करने की कोशिश करी, उतनी देर में तो एसए नोड की दूसरी इंपल्स भी आने लगेगी। क्या आपको ये बात समझ आई? हमें ये पता है कि जो कंडक्शन पाथवे है वो एसए से एवी नोड का होता है, फिर उससे बंडल ऑफ हिस का होता है, और फिर परकिंजे फाइबर का होता है। अब क्या होगा, सारे ही इंपल्स जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, इंपल्स जनरेट करने लगेंगे, पर एसए नोड ने जो पहली इंपल्स जनरेट करी, ठीक है, और वो कंडक्ट करने लगा उसको इस पाथवे के अकॉर्डिंग, और एवी नोड भी यहाँ पे इंपल्स जनरेट कर ही रहा था, इतनी देर में तो एसए नोड की दूसरी इंपल्स भी बनने लग जाएगी और ये वाली इंपल्स पहुंच जाएगी एवी नोड तक। बात समझ आई? इतनी जल्दी करता है काम, इसीलिए एसए नोड को पेस मेकर बोला गया है। वो पेस बनाकर रखता है हार्ट की, ठीक है, हार्ट बीट जो कर रहा है, हार्ट पंप जो कर रहा है, उसका पेस बना के रख रहा है, इसीलिए इसका नाम पेस मेकर रखा गया है। यही मेन होता है हमारा जो इंपल्स जनरेट करता है, बाकी सब करने लगते हैं, पर जैसे ही एसए नोड की एक इंपल्स आती है एवी नोड तक, वो रीसेट हो जाते हैं दोबारा,
ठीक है। फिर दोबारा से जनरेट करने लगता है एवी नोड, लेकिन वापस से एसए नोड उससे पहले भेज देता है, फिर वो वापस रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और लिख लो कि जो एसए नोड है वो सप्रेस करता है दूसरे नोडल टिश्यू को। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, ये इतनी रैपिडली सिग्नल सेंड करता है कि जो अदर नोडल टिश्यू हैं वो पहले ही रीसेट हो जाते हैं। अदर नोडल टिश्यू गेट रीसेट बिफोर सेंडिंग देयर ओन इम्पल्स। क्या ये बात समझ आई? ये चीज इंपॉर्टेंट थी समझना। तो हमें ये समझ आ गया कि हम एसए नोड को पेस मेकर क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये मेन इसका कारण है कि यही इम्पल्स जनरेट कर रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि एवी नोड को हम पेस सेटर क्यों बोलते हैं। कि हम एवी नोड को वाई वी कॉल एवी नोड एज पेस सेटर, और पेस सेटर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमें ये समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि जब एसए नोड, यहाँ पर मैं एक और छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ हार्ट का दोबारा से समझाने के लिए। जब एसए नोड इम्पल्स सेंड करता है ना, तो वो हर डायरेक्शन में सेंड करता है। ठीक है, और पहली जो उसकी इम्पल्स जनरेट हुई 72 जो पर मिनट है, उसमें से पहली जब इम्पल्स जनरेट करी वो दोनों एट्रिया में भी फैली और वो वेंट्रिकल में भी जाने लगती है। ठीक है, और इम्पल्स फैलने का मतलब क्या है। इम्पल्स फैलने का मतलब है कि अब जो हार्ट है उसका वो पर्टिकुलर सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, शॉर्टन करेगा। अगर वो एट्रिया में फैली यानी कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर वो वेंट्रिकल में फैली इम्पल्स तो यानी कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। पर अगर एसए नोड ने जब इम्पल्स जनरेट करी और ये जो इम्पल्स है दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल में साथ में फैल गई, तो ये तो पूरा का पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ब्लड जो है वो अच्छे से जा ही नहीं पाएगा एओर्टा तक, क्योंकि चारों के चारों चैम्बर अगर साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी होगी ही नहीं हार्ट की। इसीलिए पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये चीज कि पहले सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे और बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, ये चीज का ध्यान कौन रखता है। राइट एट्रिया के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में पड़ा हुआ एवी नोड। ठीक है, एवी नोड को इसीलिए बोला गया है पेस सेटर। ठीक है, पेस बनाई किसने ये पेस बना दी एसए नोड ने, पर उसको सेट कौन करेगा कि वो आगे वेंट्रिकल से कितनी देर में जाए, कितनी देर बाद जाए, वो एवी नोड करेगा। क्या इतनी बात समझ आई? एसए नोड की इतनी एबिलिटी है कि जब वो इंपल्स जनरेट करता है तो चारों के चारे चैम्बर साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, पर इससे जो ह्यूमन हार्ट है वो फंक्शनल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, फिर थोड़ी देर के बाद वेंट्रिकल को। तो उस जो बीच का जो गैप है, उस टाइम गैप को कौन मेंटेन करके रखता है? एवी नोड। इसलिए एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं। एवी नोड क्या करता है, एट्रिया में जैसे वो इंपल्स गई और जैसे ही वो वेंट्रिकल में जाने लगती है तो उसको पकड़ लेता है इंपल्स को थोड़ी देर के लिए। और कितनी देर के लिए पकड़ के रखता है? 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इट होल्ड इम्पल्स फॉर 0.1 सेकेंड। अब बोलोगे 0.1 सेकेंड तो कितना छोटा है, तो बस इतनी देर का ही, 0.8 सेकेंड का तो पूरा कार्डियक साइकिल है। तो 0.1 सेकेंड के लिए वो पकड़ के रखता है, इतनी देर में पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करना खत्म होता है वैसे ही वो छोड़ देता है आगे वेंट्रिकल में इम्पल्स को। तो यहाँ पे इसका रीजन भी लिख लो, सो दैट इट डज नॉट रीच वेंट्रिकल बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं। तो ये हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट था। अब इसके बाद हम मेन जो टॉपिक था उस पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल समझने से पहले एक छोटा सा मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि किसी डॉक्टर को बोलते हैं, चाहे मूवी में चाहे रियल लाइफ में, कि जब वो बोलते हैं कि इसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा,
तो उनका मतलब क्या होता है यहाँ पे ये देख लेते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है, हार्ट का जो एसए नोड वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, वो खराब हो जाता है। मान लो पूरा राइट एट्रिया ही खराब हो गया, या फिर हार्ट का जो एसए नोड वाले मसल हैं वो खराब हो गए, अब वो काम नहीं, फंक्शनल नहीं रहे, तो इसकी वजह से ये जो एसए नोड है, इसकी इंपल्स जनरेट करने की एबिलिटी जो है वो खराब हो जाएगी। अब वो नहीं कर पाएगा इंपल्स जनरेट। डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, डॉक्टर कहता है कि ये तो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा करो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दो, वो एसए नोड की जगह लेगा। पर मान लो कि अगर उस बंदे ने कहा कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं आर्टिफिशियल पेसमेकर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, उस टाइम पे मान लो ये खराब हो गया, उस टाइम पे जो एवी नोड है वो करेगी उसका काम, एसए नोड का काम। ठीक है, यानी कि अच्छा, एसए नोड का मेन काम क्या है, इंपल्स जनरेट करके हार्ट को पंप करवाना। हार्ट पंप करेगा ब्लड, तभी वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गन तक वो ब्लड जाएगा और वहां पर उनको ऑक्सीजन मिलेगी। जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो एनर्जी बना पाएंगे और उस एनर्जी से वो काम कर पाएंगे। हमारे उठने से लेकर, हमारा हाथ हिलाने से लेकर, चलना, कुछ भी करना, सब एनर्जी की जरूरत रखता है। ठीक है, तो अगर एसए नोड ही खराब हो गया, तो जब एवी नोड ने काम उठाया, लेकिन एवी नोड जो है वो धीरे धीरे हार्ट को पंप करवा रहा है, तो इतनी एनर्जी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन टाइम पे नहीं पहुंच पा रही हर ऑर्गन पे। ठीक है, धीरे धीरे पहुंच रही है, इसीलिए वो बंदा अब ज्यादा मेहनत वाले काम, ज्यादा एनर्जी वाले काम नहीं कर पाएगा, तो उसको बेड रेस्ट दे दिया जाता है। मान लो किसी का पूरा राइट एट्रिया ही खराब हो गया, तो एवी नोड भी खराब हो गया, तो फिर वो बंदा मान लो वेंटिलेटर पे भी है, या फिर वो एक तरह से डेथ बेड पे है। ठीक है, क्योंकि ये तो, इस पे तो कुछ भी, सांस लेने में भी एनर्जी लगती है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ आई, इसलिए आर्टिफिशियल पेसमेकर का कंसेप्ट आता है जो एसए नोड की जगह लेता है। क्या ये बात समझ आई? अब इसके बाद हम दोबारा से कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे, तो उस पर देखते हैं। कार्डियक साइकिल, हमें पता है कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। तो अभी हमने देखा 72 टाइम्स। कैसे देखा? हमने बताया कि एसए नोड जो है 72 टाइम्स 1 मिनट में इंपल्स जनरेट करती है, तो वो हार्ट कितनी टाइम बीट करेगा? 72 टाइम पर मिनट। ठीक है, अब मुझे देखना कि एक बीट कितने सेकंड की है। एक बीट, मैंने ये तो बोल दिया, हार्ट बीट टोटल कितनी है? 72 है 1 मिनट में। लेकिन मैंने अब देखना है एक बीट में कितनी है, तो यूनिटरी मेथड से देखेंगे, कुछ इस तरह से निकालेंगे। कितनी आई? 0.8 सेकेंड करके देख लो। यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं ना हमारे, कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एट्रिया या ओरिकल और वेंट्रिकल। कार्डियक साइकिल के टाइम पे इनमें क्या चल रहा होता है? ठीक है, एट्रिया में दो चीजें हो सकती हैं, या तो एट्रियल सिस्टोल हो सकता है, ठीक है, या फिर एट्रियल डायस्टोल हो सकता है। अब इनका मतलब क्या होता है ये भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ऐसे ही सेम वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो सकता है, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो सकता है। ठीक है, अब ये सिस्टोल डायस्टोल है क्या? सिस्टोल इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन की एक दूसरी टर्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो उसको सिस्टोल बोलेंगे। अगर एट्रिया जो है वो रिलैक्स करेगा, तो उसको डायस्टोल बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ये अगर एट्रिया का ये था एरिया, तो अब वो इतना हो गया। ठीक है, रिलैक्स का मतलब क्या है कि वो वापस से इतने एरिया पे आ गया। ठीक है, अपनी जगह, नॉर्मल जगह पे आ गया, उसने काम किया, काम करने को कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल बोल दिया। अब वो रिलैक्स कर रहा है, उसको डायस्टोल बोल देंगे। क्या ये बात समझ आई? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कार्डियक साइकिल में चैम्बर्स में होता क्या क्या है। अब वेंट्रिकल जो है, सेम वेंट्रिकल में भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे शॉर्टन होंगे, और वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्सेशन, जब वो रिलैक्स करेंगे। तो ये कुछ चल रहा होता है चैम्बर्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने बोला कि कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड की है। कार्डियक साइकिल एक जो है वो 0.8 सेकेंड की है। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे 0.8 सेकेंड में सारा ये पूरा काम होगा। ये सारा सिस्टोल होके डायस्टोल होना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना, पूरा 0.8 सेकेंड लेता है। देखो कितनी
जल्दी होता है ये सब। अब अगर हम छोटी सी इसमें मैं यहीं पे दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से होता है। थोड़ा सा टाइम का मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पेज सेटर है, यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था ये जो पेज सेटर है, कौन सा है पेज सेटर? एवी नोड। ये 0.1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखता है इम्पल्स को, और इतने 0.1 सेकंड में एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और फिर वो इम्पल्स छोड़ता है वेंट्रिकल्स में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना टाइम लगा? तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है 0.1 सेकंड में। बात समझ आई? ठीक है, किससे निकाला? अब एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया रिलैक्स कितनी देर करता है? तो ये 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स करता है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे निकाल रहे हो? थोड़ी देर में समझाती हूँ, ठीक है। 0.7 सेकंड के रिलैक्स करता है। वहीं पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकंड के लिए, वहीं पे वो रिलैक्स करेगा 0.5 सेकंड के लिए। अगर आप देखो टोटल एट्रिया के अंदर देखो तो टोटल 0.8 सेकंड बन रहे हैं एट्रिया के अंदर, और वहीं पे टोटल वेंट्रिकल के अंदर देखो तो 0.8 सेकंड बन रहे हैं। 0.3 प्लस 0.5, यहीं पे 0.1 प्लस 0.7, 0.8 सेकंड बन रहे हैं। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है इसको याद रखने में तो कुछ इस तरह से समझते हैं। ये हमारा हार्ट था, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अगर मैंने इस हार्ट को ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, यहां तक कट करके छोड़ दिया, मतलब मैंने ये वाला एंड कट नहीं करा, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ कि मैंने बस एंड को कट नहीं करा, ठीक है, यहां तक छोड़ दिया। तो अब यानी कि यहां से वो जुड़ा रहेगा, बाकी पूरा एरिया मैंने बीच से काट दिया। तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा, और यहां पर भी ये वेंट्रिकल और ये एट्रिया कुछ इस तरह से खुल गया, ठीक है। ये काटा तो ये ऐसे खुल गया, यहां से जुड़ा हुआ है। तो अब इसको सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं ताकि इजी वे में हम समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने दो सर्कल बना दिए हैं। अंदर वाला जो सर्कल है वो डिनोट कर रहा है वेंट्रिकल को, क्योंकि मैंने ये बोला है कि ये मिड से, यहाँ से मिड से मैंने सर्कल बनाने शुरू किए, इसको हमने ये ले लिया, मतलब मेन पॉइंट ले लिया और इसके अकॉर्डिंग सर्कल बनाए। तो मिड से पास वाला कौन सा है? वेंट्रिकल ही है, तो अंदर वाला वेंट्रिकल और इसके बाहर वाला जो है ये एट्रिया, ठीक है। अब इनके कर देती हूँ मैं 8 सेक्शन, 8 में डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको टाइम के हिसाब से नेमिंग देना, नंबरिंग देना। यहाँ से हमने नंबरिंग देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 0.1, 0.2 सेकेंड, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7 एंड 0.8, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है 0.1 सेकेंड की होती है, ठीक है। जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने की है? 0.1 सेकेंड की है। तो यहाँ पर मैंने ये भी बोला कि ये बाहर वाला जो है वो डिनोट करता है एट्रिया को। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ कि ये जो एरिया है ये 0.1 सेकेंड है, तो 1.1 और 0.2 के बीच का जो डिफरेंस है 0.1 सेकेंड का ही तो है। तो है तो ये जो एरिया है इस टाइम पे क्या हो रहा था? एट्रियल सिस्टोल हो रहा था। क्या हो रहा था? एट्रियल सिस्टोल। कितनी देर का हुआ? 0.1 सेकेंड का, ठीक है। फिर मैंने ये बोला कि अब जो हमारा एवी नोड है उसने 0.1 सेकेंड के लिए जो होल्ड करी थी अब उसको आगे सेंड कर दिया वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अब क्या होगी? वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए हो रही है? 0.3 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड एंड 0.3 सेकेंड। तो यानी 0.3 सेकेंड के लिए ये जो 0.3 सेकेंड है इसके लिए क्या हो रहा है? वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। कितनी देर के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। जिस टाइम पे एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तब क्या कर रहा है वेंट्रिकल? वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। अब एट्रिया ने ये कर दिया सिस्टोल। अब एट्रिया ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कर दी,
कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स। तो अभी रिलैक्स कितने देर के लिए कर रहा है, 0.7 सेकंड के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.7 सेकंड लिखा था। क्या ये बात समझ आई? उसने सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए किया इस पूरे सर्कल में काम, फिर उसने 0.7 सेकंड के लिए वो रिलैक्स कर रहा है। वहीं पे वेंट्रिकल ने 0.3 सेकंड के लिए काम किया, बाकी 1 2 3 4 5 यानी 0.5 सेकंड के लिए वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे सेकंड्स डिवाइड हुए हैं। क्या ये बात समझ आई? हमें अगर पता है कि एट्रिया ने सिस्टोल कितनी देर के लिए किया, ठीक है, और वेंट्रिकल ने सिस्टोल कितनी देर के लिए, बाकी तो इजी है कैलकुलेट करना। अच्छा बताओ, कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है पूरे इसमें जहां पर दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर ये बताओ कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों साथ में रिलैक्स कर रहे हैं? तो आंसर है हाँ, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में रिलैक्स कर रहे हैं इस पूरे एरिया में। इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट यानी साथ में रिलैक्स करना, ठीक है। और ये कितने देर के लिए है, 1 2 3 4, 0.4 सेकंड का होता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कार्डियक साइकिल में 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल कितने का होता है, 0.4 सेकंड का। क्या इसको इस सर्कुलर फॉर्म में, स्पाई फॉर्म में समझ आया आपको? ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं, ये मैंने सर्कल बना दिया, ये इसको डिवाइड कर दिया, तो कुछ इस तरह से बन सकता है कि ये 0.4 सेकंड के लिए ये वाला एरिया में इधर ले आई, 0.4 सेकंड के ये वाला जो है ये क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल। 0.1 सेकंड के लिए क्या हुआ यहाँ पर, एट्रियल सिस्टोल। और ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये पूरा 0.8 सेकंड का ऐसे साइकिल होता है। क्या ये बात समझ आई? अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे हार्ट में क्या हो रहा होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे हार्ट में क्या हो रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं जॉइंट डायस्टोल से। जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का बताया, 0.4 सेकंड का। तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, दोनों रिलैक्स कर रहे होंगे, यानी कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, दो एट्रिया के चैम्बर और दो वेंट्रिकल के चैम्बर, चारों के चारों किस स्टेट में होंगे, डायस्टोल में या फिर रिलैक्स स्टेट में होंगे, ठीक है। जब ये रिलैक्स स्टेट में है, कुछ इस तरह से अगर मैं डायग्राम बनाऊं, जब ये रिलैक्स स्टेट में है तो यहाँ पर जो ये वॉल्व होते हैं, एवी वॉल्व होते हैं, ये क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों का प्रेशर जो है अंदर सेम है, तो जब प्रेशर सेम होता है तो वॉल्व को बंद होने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये वॉल्व जो होंगे ओपन होंगे, तो एवी वॉल्व क्या होंगे, दे विल रिमेन ओपन, ठीक है। रिलैक्स का मतलब आप इस तरह से समझो कि प्रेशर जो है वो कम है उधर का, ठीक है, और दोनों का ही, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं तो दोनों का ही प्रेशर कम है, इक्वल है, इसलिए एवी वॉल्व ओपन है। वहीं पे अगर हम बात करें सेमी लूनर वॉल्व की, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आयोटा की ओपनिंग में और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेमी लूनर वॉल्व है, जब ये बाहर जा रही होंगी तो उस वो क्या होंगे, क्योंकि उनका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे अभी भी ब्लड गया है, ठीक है, प्रेशर से। ये कैसे गया है ये पूरा समझ आएगा, अभी अभी ब्लड गया है तो इसलिए वहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए वो क्लोज्ड होंगे ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ठीक है। और इस टाइम पे जब ये रिलैक्स कर रहे होते हैं तब इनके पास वेना कावा से ब्लड आ रहा होता है राइट एट्रिया में, ठीक है, और पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा होता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वेना कावा से ब्लड का फ्लो हो रहा है किसमें, राइट एट्रिया में। अब दोनों ही रिलैक्स है, एवी वॉल्व ओपन है, तो ये जो राइट एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा होगा वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में भी जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड पल्मोनरी वेन से
ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ, पल्मोनरी लेफ्ट एट्रिया में खुलती है, ये सब पहले बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, वो देख लेना अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो। अच्छा, यहाँ पर भी एवी वॉल्व ओपन है, तो यहाँ पर किधर जा रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये पूरा इसकी फ्लो का, ब्लड फ्लो का मैंने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ब्लड फ्लो बता दिया। ठीक है, क्या वो आगे जा रहा होगा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में या लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सेमी लूनर वोल्व जो आगे जाते हैं, जो मैं यहाँ पे चलो बना देती हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेमी लूनर वोल्व है वो बंद है, तो वो आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ यहीं तक पहुंच रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या हो रहा है और सारे रिलैक्स स्टेट में। अब एट्रिया के पास आ गया है काम, एसए नोड ने इंपल्स जनरेट करी, उसने एट्रिया में वो इंपल्स फैला दी, वेंट्रिकल में फैलाने लगा, एवी नोड ने पकड़ ली 0.1 सेकंड के लिए। तो इस वजह से क्या हो गया, उस 0.1 सेकंड में एट्रियल सिस्टोल हो गया। ठीक है, कितनी देर के लिए हुआ, 0.1 सेकंड के लिए हुआ। कैसे हुआ, जब एसए नोड, सैन लिख रही हूं, एसए नोड ने जनरेट करी इंपल्स। ठीक है, एट्रिया कर गया सिस्टोल, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वेंट्रिकल में वो 30% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको एक डायग्राम से समझा देती हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ एट्रिया सिस्टोल कर गया, यानी कि एट्रिया सिकुड़ गया एक तरह से, ये समझो, लेकिन वेंट्रिकल अभी भी अपने उतने ही साइज में है। एट्रिया जो है वो सिकुड़ गया, सिस्टोल कर गया, वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो जो एट्रिया, अच्छा, आप कहोगे कि पहले भी तो एट्रिया और वेंट्रिकल में ब्लड जा ही रहा था, तो एट्रिया सिस्टोल का फायदा क्या हुआ, तो एट्रिया के जो यहाँ पे मसल्स होते हैं ना, वो थोड़े रिजिज होते हैं उनके अंदर। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ से मसल होते हैं ऐसे, तो वहां पर ब्लड रह जाता है। अभी तो नॉर्मली ब्लड बह रहा था आगे। ठीक है, अभी यहाँ पर तो नॉर्मली ब्लड बह रहा था, पर क्योंकि यहाँ पर मसल्स जो है उनके अंदर ब्लड रह जाता है, तो इसकी वजह से जैसे ही वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे मान लो तुम कपड़े कपड़े में से पानी निकली जा रहा है, पर तुम जैसे इस कपड़े को निचोड़ोगे तो पानी एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो निकल जाएगा। सेम ऐसे ही एट्रिया जब से स्टोल करता है, तो जितना भी ब्लड उसके किनारों पे लगा होता है, इस तरह से समझो, वो जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, और इस वजह से ब्लड फ्लो जो है वेंट्रिकल का वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाता है, 30%। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? यानी कि इसके जो रिजिज है उसमें 30% ब्लड रह गया था, पड़ा हुआ था। अब जब ये सब हो रहा होगा, तो क्या एवी वोल्व क्लोज हो रखे होंगे? तो आंसर है नहीं। एवी वोल्व अगर क्लोज हो रखे होते तो वेंट्रिकल में कैसे जाता ब्लड? और सेमिलूनर वोल्व, तो अगर हम बात करें सेमिलूनर वोल्व की, तो वो तो अभी भी बंद ही होंगे। ठीक है, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो अभी भी आयोटा वगैरह से बड़ा नहीं हुआ कि खुल जाए वो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज इसमें हम देखें अगर, कि जो ब्लड पहले मैंने बताया था कि जो ब्लड है वेना कावा से और पल्मोनरी वेन से आ रहा है, ठीक है, वो आना बंद हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, तो इस वजह से जो यहाँ पर ओपनिंग्स होंगी इनकी, वो भी बंद हो जाएंगी। अगर आपके हाथ में कहीं कट लग गया है, उसमें से ब्लड बह रहा है, अगर आप हाथ को 2 मिनट के लिए उस एरिया को ऐसे दबा दो दोनों साइड से, तो वहां से ब्लड जो है वो बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए बहना, क्योंकि वो ओपनिंग आपने बंद कर दी। ठीक है, सेम वही चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओपनिंग को दबा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो वेना कैवा से, ब्लड फ्लो फ्रॉम वेना कैवा एंड पल्मोनरी वेन रुक जाता है। अब ब्लड फ्लो नहीं होगा इनमें से। ठीक है, तो ये सारा हो रहा है एट्रियल सिस्टोल में। अब हमारे पास लास्ट आता है
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक बारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल समझ आ जाए, फिर आपको ये तीनों कैसे हो रहे हैं, क्यों एवी वॉल्व बंद है, क्यों ऐसे एसएल वॉल्व खुले हैं, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अब एट्रिया क्या कर रहा होगा, रिलैक्स। उसने 0.1 सेकंड का काम कर दिया, अपना जितना भी काम था, तो मैंने ये रिलैक्स स्टेट में एट्रिया बता दिया ऐसे। अब ये बाहर की तरफ रिलैक्स हो गया। ठीक है, पर वेंट्रिकल अब धीरे धीरे क्या करना शुरू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने थोड़ा सा ये शॉर्टन की साइज में बना दिया। ठीक है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाने की कोशिश करिए यहाँ पे। ठीक है, अब वेंट्रिकल सिस्टोल कितने का होता है, पहले ये लिख देते हैं, 0.3 सेकंड का होता है। 0.3 सेकंड का इसलिए होता है कि वो पूरे में फैलने में, बंडल ऑफ हिस्से प्रकिंजे फाइबर में जाने तक जो टाइम लगता है उसको भी काउंट करा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल बाद में क्यों हुआ, क्योंकि इम्पल्स वॉज डिलेड बाय 0.1 सेकंड। किसकी वजह से, एवी नोड की वजह से, पेस सेटर की वजह से। ठीक है, इस वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल को 0.1 सेकंड जो है लेट इम्पल्स मिलती है। अब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, तब क्या होगा, जो वेंट्रिकल है धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट यानी साइज में छोटा होने लगेगा। जब वो साइज में यानी वॉल्यूम में छोटा होगा, हमें पता है प्रेशर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ का धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्योंकि धीरे धीरे कम हो रही है इस 0.3 सेकंड में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि वो इतना इंक्रीज कर जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा कि यहाँ पर जो एवी वॉल्व थे वो बंद हो जाएंगे। रीजन क्या है उनके बंद होने का, कि अब एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा है। जब एट्रिया रिलैक्स करता है तो उसकी वॉल्यूम यानी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जब उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब प्रेशर जो है कम हो रहा होगा। ठीक है, एज पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जैसे ही प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो कहीं ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर जाए, उस चीज को रोकने के लिए एवी वोल्व अब क्या कर जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो एवी वोल्व प्रेशर बढ़ने की वजह से बंद हो जाते हैं। तो रीजन समझ आया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने बोला कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे एट्रिया जो है अब रिलैक्स स्टेट में आना शुरू हो गया है। इसमें देखो एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे 0.3 सेकंड में। तो इसकी वजह से जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा तो वहां का वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, पीछे भागने की कोशिश करेगा। तो उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए अब एवी वोल्व हो जाएंगी बंद। ठीक है, एवी वोल्व क्लोज होगी। रीजन क्या हो गया, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आपको याद हो तो सेमी लूनर वोल्व जो थे वो पहले ही बंद थे, अभी तक खोले नहीं थे मैंने। ठीक है, और एवी वोल्व भी बंद हो गए। तो अब जैसे मान लो ये मैंने वेंट्रिकल बना दिया। ठीक है, ये वेंट्रिकल के 2 चैम्बर बना दिए। ये जो सेमी लूनर वोल्व ये रहे, एवी वोल्व, और ये सेप्टम, तो ये भी बंद है, ये तो पहले से ही बंद थे। तो अब मुझे बताओ कि जो ये वेंट्रिकल है ये एक क्लोज चैम्बर की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं ये लिख सकती हूँ कि नाउ वेंट्रिकल एक्ट एज क्लोज चैम्बर, हर जगह से बंद है, वो चारों दीवारें बंद हैं उसकी। ठीक है, तो वेंट्रिकल विल एक्ट एज क्लोज चैम्बर। अब धीरे धीरे 0.3 सेकंड होने पे से पहले पहले उसका वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो और बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर और भी बढ़ा। ठीक है, और ज्यादा बढ़ा, तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो यहां से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा निकल रही थी उनसे भी ज्यादा हो गया।
इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ा कि इस एरिया से भी ज्यादा हो गया। तो जैसे इस एरिया से ज्यादा होगा तो अब सेमिलुनर वोल्व खुल जाएंगे, और सेमिलुनर वोल्व जैसे ही खुले ब्लड जो है बहुत तेजी से रश करेगा, कहाँ पर, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो यहाँ पर सेमिलुनर वोल्व खुल जाएंगे और ब्लड रश करेगा कहाँ पर, आयोटा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब इसका काम हो गया, इसने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, 0.3 सेकंड हो गए। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, डायस्टोल। अब वेंट्रिकल डायस्टोल में जाएगा, तो जिस टाइम पे वेंट्रिकल डायस्टोल में जाता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे वेंट्रिकल का काम खत्म, वेंट्रिकल अब डायस्टोल में चला गया। तो जिस टाइम पे वेंट्रिकल डायस्टोल में जाता है उसी टाइम पे एट्रिया भी डायस्टोल में है, तो इसको जॉइंट डायस्टोल कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब आएगा नेक्स्ट जॉइंट डायस्टोल फिर से, और फिर से ये साइकिल दोबारा चलेगी। क्या ये बात हमें यहाँ तक समझ आई? जॉइंट डायस्टल होगा। ठीक है, जॉइंट डायस्टल के टाइम पे जब वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा होगा तो उसका धीरे धीरे प्रेशर जो है वो कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि वॉल्यूम उसकी बढ़ रही होगी, अब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा कि वो इतना कम हो गया कि आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी से कम चला गया, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से कम चला गया, तो इस वजह से बैक फ्लो रोकने के लिए सेमीलूनर वोल्व जो है क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फर्दर डिक्लाइन होगा प्रेशर। ठीक है, वेंट्रिकल के प्रेशर में फर्दर डिक्लाइन होगा तो अब क्या खुल जाएंगे, एवी वोल्व खुल जाएंगे, मतलब उल्टा होएगा, जो पहले बंद हुए थे अब वो खुल जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? ये पूरा था हमारा कार्डियक साइकिल। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, जॉइंट डायस्टोल जो होता है इसमें एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ठीक है, एवी वोल्व जो होते हैं इस टाइम पे ओपन होते हैं क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। एवी वोल्व बंद कब होते हैं, एसएल वोल्व सेमिलुनर वोल्व बंद कब होते हैं, जब एक का प्रेशर ज्यादा हो दूसरे का कम हो, तो बैक फ्लो रोकने के लिए बंद होते हैं। ठीक है, अब जब ये ओपन होंगे तो वेना कावा से जो भी ब्लड एट्रिया में आ रहा होगा, पल्मोनरी वेन से जो भी ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ रहा होगा, वो सीधा सीधा वेंट्रिकल्स में जा रहा होगा, अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ये चीज लिखी थी। तो जॉइंट डायस्टोल में ये होता है, 0.4 सेकंड का होता है ये। फिर इसके बाद आता है कि इंपल्स जनरेट हुई, एस से नोड से इंपल्स जनरेट हुई, 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। एट्रिया ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके मसल्स में जो भी बचा कुचा ब्लड रह गया था वो सारा वेंट्रिकल में निचुड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो एवी वोल्व है वो तब भी ओपन ही रहेगी, तभी तो वेंट्रिकल में जा पा रहा है ब्लड, तब भी ओपन ही रहेगी। दूसरा, जो बाकी से जो हमारा ब्लड फ्लो था वेना कैवा और पल्मोनरी वेन से वो रुक जाएगा। फिर आता है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे अब एट्रिया जो है अपना रिलैक्स स्टेट में आने लगेगा, तो एट्रिया का प्रेशर होने लगेगा कम पहले से। ठीक है, कम होने लगेगा। ठीक है, तो अब ये दिक्कत, ये टेंशन होती है कि कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर एवी जो वोल्व है वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, जैसे धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है वहां पर जो वॉल्यूम है वो कम होती है, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, कंपैरेटिवली वो एट्रिया के प्रेशर से जब ज्यादा हो जाता है तो एवी वॉल्व बंद हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद वेंट्रिकल क्लोज चैम्बर की तरह काम करता है, क्योंकि जो सेमिलुनर वॉल्व थी वो पहले से ही बंद थी और एवी वॉल्व भी बंद हो गया, तो चारों जगह से वो बंद है। ठीक है, तो क्लोज चैम्बर की तरह उसने काम किया। वो और ज्यादा श्रिंक करेगा तो और प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा और ज्यादा, तो इस वजह से इतना ज्यादा हो जाएगा, जो पहले सेमिलुनर वॉल्व थी वो ओपन हो जाएंगी, ब्लड रश कर जाएगा कहाँ की तरफ, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ठीक है, और फिर क्या होगा, वेंट्रिकल ने अपना काम कर दिया, 0.3 सेकंड हो गया, वेंट्रिकल जो है रिलैक्स स्टेट में जाएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ये वापस से अपने नॉर्मल वॉल्यूम पे आने लगेगा, तो धीरे धीरे जो है वो प्रेशर कम होने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ने लगी, प्रेशर कम होने लगा, जिसकी वजह से सेमिलुनर वॉल्व आप देखेगी कि अरे प्रेशर यहाँ पर मेरे से तो कम हो गया, तो पीछे ना चला जाए ब्लड, तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, फर्दर और प्रेशर कम होता जाएगा अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, और कम होगा तो एवी वॉल्व अब खुल जाएंगी, अब फिर से पूरा जो है जॉइंट डायस्टोल की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा कार्डियक साइकिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो धीरे धीरे करके हम एक 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 करके हम ये समझ लेते हैं कि क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड
pumped by each ventricle in one cycle, in one cardiac cycle। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, एक तरह से झटका। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब झटका, यानी कि कितना ब्लड जो है वो आयोटा या पल्मोनरी आर्टरी में गया एक साइकिल कंप्लीट होने पे, एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट पूरी होने पे कितना ब्लड गया, किसमें, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, बाय ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल, एट्रिया की बात नहीं करिए यहाँ पे, यहाँ वेंट्रिकल की बात करिए, क्योंकि एंड प्रोडक्ट में वेंट्रिकल से ही तो बाहर निकलता है ब्लड, उसी को तो काउंट करेंगे। ठीक है, तो बाय ईच वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी और राइट वेंट्रिकल से भी कितना कितना गया वो वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, टोटल मिला के नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन वन साइकिल, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें दो टर्म पता होनी चाहिए, एक तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही वेंट्रिकल लिख दिया है, इसका मतलब ये जो डायस्टोल और सिस्टोल की बात हो रही है, किन की बात हो रही है, ये वेंट्रिकल डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल की बात हो रही है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एंड डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन का जो टाइम पीरियड था वेंट्रिकल का, जो कि 0.5 सेकेंड था, उसके एंड पे। ठीक है, इस तरह से समझाते हैं कि ये जैसे वेंट्रिकल जो है ये यहाँ पर जो है ये रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, ये रिलैक्स स्टेट में है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का क्या मतलब है, ये पहला 0.1 सेकेंड है, ये दूसरा 0.1 सेकेंड, तीसरा पॉइंट, चौथा 0.1 सेकेंड, और ये जो लास्ट 0.1 सेकेंड है उसे बोलेंगे एंड डायस्टोल। जब आखिरी 0.1 सेकेंड रह गया होगा वेंट्रिकल का रिलैक्स करने का, उसके बाद वो काम करेगा। ठीक है, तो ये जो 0.1 सेकेंड है, इस टाइम पे जो वेंट्रिकल में जितना खून भरा होगा उस वॉल्यूम को, उस ब्लड के वॉल्यूम को क्या बोल देंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के टाइम पे जब वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा तब उसके पास कितना ब्लड, आखिरी टाइम पे कितना भर गया होगा उसमें ब्लड। ठीक है, तो टोटल इसका जो होता है ये 120 ml भर चुका होता है, 120 ml वेंट्रिकल भर चुका होता है एंड डायस्टोल में। ठीक है, बस उस पॉइंट पे जब वो बस कॉन्ट्रैक्ट करने ही लगता है। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जब ये इस टाइम पे इसने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, उसने पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जब इसने पूरी तरह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो निचुड़ गया पूरी तरह, और इसने आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में सारा ब्लड भेज दिया। ठीक है, तो जब ये पूरी तरह निचुड़ गया तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ब्लड ही उसमें से खत्म हो गया है। क्यों नहीं हुआ सारा का सारा ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल्स में भी रिजेस प्रेजेंट होते हैं, अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत ब्लड तो वहां पे भी रह जाता है। जैसे कि एक रुमाल को अगर आप निचोड़ोगे तो जरूरी नहीं कि वो पूरा ही सूख जाए, उसमें भी पानी बचा रह जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो चुका है तो उस टाइम पे अगर मैं देखना चाहूंगी कि वेंट्रिकल ने अपना निचोड़ दिया सारा का सारा खून, पर फिर भी उसमें कुछ खून बच गया है, तो वो कितनी वॉल्यूम उस खून की बची है, तो उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल आफ्टर या आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने के बाद जो उसमें वॉल्यूम बची है, उस अभी भी बची है जो, उसको बोल देंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल एंड होने पे जो वॉल्यूम बची है ब्लड की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल की। ये होती है 50 ml बच जाती है, यानी सारा का सारा खून। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि सारा का सारा खून जो है वो आयोटा में नहीं जाता है, कुछ जो है हार्ट में भी रह जाता है, कितना, 50 ml। तो अगर हमें स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो कितना खून भरा था वेंट्रिकल में। ठीक है,
और कितना खून रह गया वेंट्रिकल में। तो इनका जो माइनस करके जो सब्सट्रैक्शन से आंसर आएगा वो ही तो बाहर निकला होगा। ठीक है, तो भरा कितना था 120, रह कितना गया 50। ठीक है, तो यानी बाहर कितना निकला होगा 70 ml। तो आंसर है कि स्ट्रोक वॉल्यूम एक साइकिल एक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है, एक वेंट्रिकल से, दो वेंट्रिकल होते हैं ना, तो एक वेंट्रिकल से कितना पंप होता है 70 ml, और दूसरे से भी कितना होगा 70 ml। क्या ये बात हमें समझ आई? अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन कुछ स्ट्रोक वॉल्यूम जैसी है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, इतना ये सेम है बाय ईच वेंट्रिकल, पर इसमें क्या डिफरेंट है कि ये 1 मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, इन अ मिनट। जो हमने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम, वो कितनी देर की बात कर रहा था, वो सिर्फ एक साइकिल की बात कर रहा था। एक साइकिल कितने में होती है 0.8 सेकंड में, वहीं पे ये मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी 0.8 सेकंड प्लस 0.8 सेकंड ऐसे करते करते जितनी साइकिल हुई, उन टोटल को मिलाकर 1 मिनट में जितनी भी साइकिल हुई उसमें कितना ब्लड पंप हुआ। तो उसमें कैसे कर देंगे हम, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। तो कार्डियक आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक साइकिल में जितना ब्लड बाहर निकला, ठीक है, कितना निकला स्ट्रोक वॉल्यूम के हिसाब से कितना निकला 70 ml। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कितने करेंगे, जितनी बार हार्ट ने बीट किया, जो हमारी हार्ट रेट होती है पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो 70 को हार्ट रेट कितनी होती है 72 मानते हैं। ठीक है, तो 70 इंटू 72 ये कुछ आता है 5 लीटर के अप्रोक्स। लेफ्ट से भी 5 लीटर हो रहा है, राइट से भी 5 लीटर हो रहा है। क्या हमें ये बात समझ आई? तो इस तरह से कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखना स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक झटके में कितना निकला। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, वो पूरे 1 मिनट में होती है। ठीक है, एक और छोटी सी टर्म हम पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड को देखा जाता है थ्रू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, अलग अलग टाइप की वैसे हार्ट साउंड होती हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर कोई डिजीज है तो उसमें अलग टाइप की हार्ट साउंड होती है। ठीक है, लेकिन दो प्रोमिनेंट हार्ट साउंड जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनका नाम होता है एक लुप और एक डप। लब डप ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये जो एरिया होता है ये हार्ट के पास जाता है और ये कान में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके थ्रू हमें सुनाई देती है लब और डब साउंड, जो दो प्रोमिनेंट साउंड होती है। लब साउंड कब होती है, जब एवी वोल्व क्लोज करते हैं। ठीक है, एवी वोल्व के बंद होने पे जो आवाज आती है वो लब होती है। वहीं पे जो सेमी ल्यूनर वोल्व जब बंद करेंगे तब आवाज आती है डब की। ठीक है, खुलने पे नहीं आती, बंद होने पे आती है। जैसे आप कोई दरवाजा खोलोगे तब नहीं आवाज आती, पर आप झटके से बंद करोगे तो आवाज आती है। तो सेम ऐसे ही, जैसे एवी वॉल्व बंद होंगे तो पहली साउंड आएगी जिसको हम बोलते हैं लब। ठीक है, ये होती है फर्स्ट साउंड। और जो सेकंड साउंड आती है वो होती है डब, जो होती है डब सेकंड। कभी कभी एबनॉर्मल एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी आती है। तो ये जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है वो मरमर होती है। ठीक है, मरमर टाइप सा करता है थोड़ा सा ना, ऐसे जैसे कि लीक हो रहा हो ब्लड कहीं से। तो वो कब होती है, जब ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पाते हैं तब ये साउंड आती है मरमर सी। तो ये था हमारा पूरा कार्डियक साइकिल के बारे में। इसमें हमने पढ़ा जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट साउंड के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको डाउट है या आपको कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।